नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है लड़ाई आत्मसम्मान की। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, बाकी के दोनों पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर के पहले के दोनों पार्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। सुरेखा ने हाथ मुँह धोया और किचन में खाना बनाने लग गई। पूरा घर पंकज के बिना सूना-सूना सा था। सब अपने-अपने कमरे में थे। मौका देखकर अंकित किचन में आ गया। भाभी, मेरे लिए चाय बना दो ना, अंकित ने कहा। हाँ देवर जी, अभी बनाते हैं, सुरेखा ने कहा और चायदान में दूध डालकर चढ़ा दिया। कमरे में ही ले आना भाभी, कहकर अंकित अपने कमरे में चला गया। सुरेखा ने चाय बनाई और अंकित के कमरे में लेकर गई। अंकित उसी का इंतजार कर रहा था। देवर जी, चाय लीजिए, सुरेखा ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अंकित ने कप ऐसे पकड़ा कि सुरेखा का हाथ भी पकड़ लिया। सुरेखा ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर अंकित ने छोड़ा नहीं। इस गुस्ताखी पर सुरेखा का दूसरा हाथ अंकित के गाल पर बजा। चटाक। देवर हो, बदतमीजी करने का कोई लीगल परमिशन नहीं है तुम्हारे पास। हमको ऐसा वैसा ना समझना, बहुत ही टेढ़े कुत्तों की दुम सीधी की है हमने। सुरेखा वापस किचन में चली गई। उसकी आंख भर आई। पंकज जी, आपकी बहुत याद आ रही है। हमें छोड़कर क्यों चले गए? उसने मन ही मन पंकज से कहा। अंकित गुस्से में भर उठा। सुरेखा भाभी, आपको इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। बस हाथ ही तो पकड़ा था, क्या गुनाह किया हमने? तुम्हारी अकड़ तो हम तोड़कर ही रहेंगे। और वैसे भी अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि पंकज भैया अब लौट कर ना आएंगे। अरे, हम उनको अब वापस आने ही नहीं देंगे। तब तो ये जमीन जायदाद और तुम सब हमारी हो जाएगी। सुरेखा भाभी, तुम्हारी जिंदगी का पंकज तो अब मुरझा गया, एक भयानक मुस्कान के साथ अंकित ने कहा। सुरेखा ने सबको खाने के लिए बुलाया और खाना परोसा। अंकित बिना बुलाए ही आकर बैठ गया। खाना खाने के दौरान उसकी गंदी नज़र सुरेखा पर ही रही, मगर सुरेखा उससे डरती नहीं थी। खाते वक्त किसी ने भी सुरेखा से बात नहीं की। खाते ही सब वापस अपने कमरे में चले गए। पूरा जूठा बर्तन भरा पड़ा था। सुरेखा उसे धोने लग गई। जब पंकज था तो सासू माँ और चाची सास भी उनकी मदद करवा देती थी, मगर आज वो अकेली काम कर रही थी। अंकित वहीं किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उसे निहार रहा था। सुरेखा ने काम खत्म किया और किचन से निकलने लगी, लेकिन अंकित सामने खड़ा हो गया। ये क्या बदतमीजी है अंकित, हटो सामने से, सुरेखा ने गुस्से में कहा। बस एक बार गले लग जाओ भाभी, फिर चली जाना, नहीं रोकेंगे। अब थप्पड़ का हिसाब लिए बिना तो हम जाएंगे नहीं, मुस्कुराते हुए अंकित ने कहा। अपनी हद में रहो, हम भाभी हैं तुम्हारी, और भाभी माँ के समान होती है। सुरेखा ने उसे संस्कारों का एहसास करवाना चाहा। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं भाभी। राम के जमाने में लक्ष्मण पैदा होते थे, इस जमाने में नहीं। जमाना बदल गया है, तुम भी बदल जाओ, अंकित पास आते हुए बेशर्मी से बोला। दूर रहो तुम हमसे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुरेखा को किचन में घुटन होने लगी थी। वो पीछे हटते हुए बोली। अरे, डर क्यों रही हो? कुछ नहीं करेंगे, बस गले ही लगना है। वो पास आने लगा था। सुरेखा किचन की स्लैब से टकराकर रुक गई। पीछे और नहीं जा सकती थी। अंकित पास आ रहा था और सुरेखा को कुछ सूझ नहीं रहा था। सहसा उसके हाथ बेलन पर पड़ गए। उसने गुस्से में एक बेलन अंकित के सिर पर जोर से मार दिया। आह कि वो चीखते हुए दूर हट गया। घर वाले चीख सुनकर दौड़ते हुए किचन में आ गए। क्या हुआ अंकित, सिर में चोट कैसे लग गई? अंकित की माँ, जो कि पंकज की चाची थी, वो अंकित के सर पर बहते हुए खून को आंचल से पोंछते हुए बोली। माँ, बहुत जोर से मारा है भाभी ने, देखो ना कितना खून बह रहा है, अंकित ने कहराते हुए कहा। क्यों रे बहू, तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा? चाची ने पूछा। सुरेखा बहू, अंकित तुम्हारा देवर है, तुम उसको बेलन से क्यों मारी? सासू माँ ने भी पूछा।
सुरेखा कुछ बोलती उससे पहले ही अंकित बोल पड़ा, बड़ी माँ, हम तो यहाँ दूध लेने के लिए आए थे, मगर इन्होंने मना कर दिया। बोली, हमको दूध नहीं देंगे क्योंकि हम कमाते नहीं हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। हमने इनको कहा कि ये हमारा घर है, हमारे बाबूजी खेतों में कमा कर सब कुछ लाते हैं। आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो आप कौन होती हैं हमको ये सब कहने वाली? बस इसी कड़वी सच्चाई से इनका खून खोल उठा और हमको बेलन से मारा। खुद नौकरी कर रही हैं, इसलिए अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी हैं। अंकित ने जानबूझकर कहानी गढ़ी और उसकी नौकरी की बात उसमें जानबूझकर डाली ताकि घर वाले उसकी नौकरी छुड़वा दे, जिससे उसकी अकड़ और स्वाभिमान दोनों ही टूट जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अंकित झूठ बोल रहा है माँ। सुरेखा ने उसकी झूठी सुनकर माँ से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे से ये सब कहने की? 2 दिन हुए तुमको आए हुए और पंकज की जाते ही अपना रंग ढंग दिखाने लग गई। अरे, इतनी देर तक काम करके आती हो, हम चुप हैं इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी मनमानी करो। गांव में हर घर में हमारी इज्जत है, अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। सासू माँ ने उल्टा सुरेखा को सुना दिया। अंकित बेटा, तुम रुको, हम तुमको दूध ला कर देते हैं। अब तुम खड़ी होकर मुंह क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में, सासू माँ ने फरमान दे दिया। सुरेखा रोती हुई कमरे में आ गई और दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगा दिया। वो अपने साथ एक चाकू भी ले आई थी। उसे अंकित की मंशा का अच्छे से अंदाजा हो गया था, मगर उसने हार मानना नहीं सीखा था। अब चाहे जो हो, वो डरेगी नहीं, लड़ेगी। रात भर वो सो न सकी। पंकज का उससे दूर जाना उसके लिए पतझड़ जैसा हो गया था। ये लोग जो पहले कुछ और थे, अब कुछ और दिखाई पड़ रहे थे। वो अपने ससुराल में अपनों के बीच सुरक्षित नहीं थी। काश वो भी पंकज के साथ शहर चली गई होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। सास ससुर का ख्याल रखने के लिए वो यहाँ रुकी थी, वो भी उसे अपना नहीं समझते। जब नींद न आई तो उसने पंकज की फोटो अपने हाथ में ले ली। हमें आपके बिना नहीं रहना पंकज जी, हमको अपने पास बुला लो। हमारे पास फ़ोन भी नहीं है, आपके ऑफिस में फ़ोन कहाँ से करें? हाँ, कल ही हम आपको फ़ोन करेंगे अपनी कंपनी के फ़ोन से। फिर आप आना, हमको अपने साथ ले जाना, हमको यहाँ नहीं रहना। सुरेखा ने रोते हुए फोटो को सीने से लगा लिया। वो रोते रोते ही सो गई। सुबह जब सुरेखा की नींद खुली, उसकी सासू माँ सामने ही खड़ी थी। आज खाना बनेगा कि नहीं महारानी? इतनी देर तक सो रही हो? समय देखा है, 8 बज गए हैं। तुम्हारे दोनों ससुर जी और अंकित को खेत में जाना है, वो क्या भूखे पेट जाएंगे? सासू माँ ने ताना देते हुए कहा। सुरेखा देर तक रोई थी, इसलिए उसकी नींद नहीं खुली। उसने कुछ कहा नहीं और नहाकर किचन में चली गई। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाने में उसे बहुत देर हो गई। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर कंपनी के लिए निकलने लगी। तभी अंकित ने जोर से कहा, देख रही हो बड़ी माँ, भाभी को पता है कि उनका नौकरी करना तुमको पसंद नहीं है, बल्कि गांव में भी किसी को पसंद नहीं है, फिर भी सुबह सुबह नौकरी करने जा रही है। अंकित ने जानबूझकर ये सब कहा। अरे, इसके लक्षण पहले से ही ऐसे होंगे, हमारे ही कर्म फूटे हैं। इसके रूप जाल में हमारा बेटा ऐसा फंसा कि इसी से ब्याह की जिद कर बैठा और हम इसको इस घर की इज्जत बना कर ले आए। अब ये ही हमारी इज्जत का तमाशा बनाने पर तुली हुई है। सासू माँ ने कहा, अरे दीदी, ये आजकल की लड़कियों के यही तमाशे हैं, नौकरी करने के बहाने जाने क्या क्या करती हैं ये लोग। अंकित की माँ ने कहा। सुरेखा चुपचाप कंपनी निकल गई। अगल बगल के लोग उसे घूर रहे थे। उसे पहले से ही देर हो चुकी थी। सास और चाची को जवाब देने लग जाती तो और देर हो जाती। सुरेखा कंपनी पहुंची और केबिन में जाकर बैठ गई। वह आज भी बहुत परेशान थी। विजय ने देखा, मगर पूछना उसने सही नहीं समझा। क्यों लोग हजार निगाहें रखते हैं। उसने 4 लड़कियों को छोटे छोटे काम के लिए रख लिया था, जो कि शहर से आई थी, ताकि सुरेखा को अकेलापन ना लगे,
क्योंकि यहाँ गांव में वो किसी आदमी या लड़के से बात नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। आज राजू और रतन एक टेंडर भरने के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए आज सुरेखा को हंसाने के लिए विजय कुछ कर भी नहीं पाया। बस उसके लिए चाय पहुंचवा दी और लड़कियों को उसका ख्याल रखने के लिए कह दिया। शाम हुई, सुरेखा का काम खत्म हो गया, छुट्टी का वक्त भी हो गया था, मगर उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसका बस चलता तो पूरा दिन, पूरी रात कंपनी में ही बिता देती, क्योंकि यहाँ शांति थी, लोगों की बेकार मनमानी नहीं। उसने पंकज के ऑफिस में कॉल किया, मगर दुर्भाग्यवश उससे बात ना हो सकी। सुरेखा उदास थी पंकज के बिना। छुट्टी का समय हो गया तो घर जाना ही था। वह केबिन से बाहर निकली। विजय से रहा नहीं गया तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। कुछ नहीं सर, जिंदगी के कुछ बुरे अनुभवों का सामना हो रहा है तो दिल दुखी है। सुरेखा इतना कहकर चली गई। विजय भी कुछ ठीक से समझ नहीं पाया कि सुरेखा ने क्या कहा। थकी हारी उदास सी सुरेखा घर आई। दोपहर के सारे झूठे बर्तन पड़े थे, उसने साफ किए और चाय बनाने लगी। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा भी होता है कि एक उबाऊ सी लगने लगती है वो। जहाँ कोई अपना ना हो वहाँ शांति से रहना आसान नहीं होता। फिर भी सुरेखा सबको अपना समझती थी और सोचती थी एक दिन शायद सब ठीक हो जाएगा। फिर पंकज जब लौट आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मगर अंकित उसे चैन से कहाँ जीने दे रहा था। हर वक्त घर में उसके आसपास डोलता फिरता। घर वाले या तो नासमझ थे या कुछ भी समझना नहीं चाहते थे, जिसके कारण अंकित को बढ़ावा मिल रहा था। चाय बनाने के दौरान उसने कई गुस्ताखियां की। कभी उसके करीब आ जाता तो कभी हाथ पकड़ने की कोशिश करता। उसे सुरेखा की आंखों में दर्द और डर देखना था, क्योंकि अब तक वो सुरेखा से 2 बार पिट चुका था। सुरेखा परेशान थी, न चीख पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी। घर वालों के कारण, क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। सुरेखा का मन तो हो रहा था कि अभी गोली मार दे अंकित को, मगर ये मुमकिन भी नहीं था। वो अपनी चाय लेकर वहां से कमरे में आ गई, लेकिन अभी उसे खाना भी बनाना बाकी था। अंकित को बर्दाश्त करते हुए वो खाना कैसे बनाएगी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी सासू माँ किचन में गई। वो कोई दवाई वगैरह बना रही थी ससुर जी के लिए। सुरेखा समझ गई उनके रहते हुए अंकित यहाँ कुछ नहीं करेगा। वह जल्दी से किचन में आकर खाना बनाने लगी। सुरेखा ने जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू किया। उसकी किस्मत आज अच्छी थी कि सासू माँ उतनी देर तक किचन में दवाई ही बना रही थी। वो कोई पाचन चूर्ण बना रही थी। सुरेखा ने अपने ईश्वर को धन्यवाद कहा, क्योंकि आज रात अंकित उसे किचन में परेशान करने नहीं आया। हालांकि खाना खाने के दौरान अंकित उसे घूरता ही रहा। सुरेखा ने नज़रअंदाज किया, लेकिन उसे भय था, आखिर ये कब तक चलेगा। क्यों हम लड़कियां किसी से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकती। खैर, सुरेखा खाना खाकर कमरे में चली गई और कुंडी लगा दी। अपने पंकज को बहुत याद करती थी सुरेखा, और इस अंकित के कारण वो बहुत परेशान भी थी। नहीं समझ पा रही थी कि उस अंकित से छुटकारा कैसे पाए। पंकज को याद करते हुए उसे नींद कब जाती थी पता ही नहीं चलता था। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। वह जागी कि शायद सासू माँ होंगी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अंकित था। सुबह सुबह उसका चेहरा देख लिया तो उसे यकीन था कि आज का पूरा दिन उसका बकवास जाने वाला है। बड़ी माँ बुला रही हैं सुरेखा भाभी, कुछ काम है उनको। अंकित मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे देखते हुए बोला। सुरेखा वहां से चली गई। हाय, गजब फुर्ती से बनाया है भगवान ने आपको, अंकित ने खुद से यही कहा। सासू माँ सुरेखा को घर की साफ सफाई करने के लिए बुला रही थी। वो चाहती थी सुरेखा रोज किसी न किसी काम के बहाने अगर लेट से अपने काम पर गई तो ठाकुर विजय उसे खुद ही नौकरी से निकाल देगा। हुआ भी ऐसा ही। घर के बाकी काम और साफ सफाई करने में बहुत लेट हो गया। सुरेखा समझती थी सासू माँ के मन में क्या चल रहा है, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं और तैयार होकर कंपनी निकल गई। सुरेखा अपने केबिन में अपना काम कर रही थी।
विजय उसे बाहर से देख रहा था और सोच रहा था पंकज को उसे अपने साथ ले जाना चाहिए था। उसके बिना सुरेखा बहुत उदास रहती है। वह चाहता था कि सुरेखा खुश रहे, मगर सुरेखा की उदासी की सही वजह से वह अनभिज्ञ था। वह उसके केबिन में आया। सुरेखा खड़ी हो गई। सर, आप कुछ काम था तो हमें बुला लेते, सुरेखा ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बैठो। सुरेखा बैठ गई। 2 दिन से देख रहे हैं तुम कुछ परेशान सी रहती हो। कोई बात हो जो तुमको परेशान कर रही है तो हमको बताओ, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। या फिर यहाँ ऑफिस में कोई दिक्कत है तुमको? विजय ने कहा। नहीं सर, ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो सब लोग अच्छे हैं, मगर हमारे घर वाले। सुरेखा चुप हो गई। वो अपने घर की बात बाहर नहीं लाना चाहती थी। मगर तुम्हारे घर वाले क्या? विजय बोला। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं सर, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, सुरेखा ने कहा। तो फिर तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? कहीं पंकज की याद तो नहीं आ रही? विजय मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, उनकी बहुत याद आती है। उनसे बात भी नहीं हो पा रही। हमने आज भी फ़ोन ट्राई किया, सुरेखा ने कहा। चिंता मत करो, वे व्यस्त होंगे। पता नहीं वो कब लौटेंगे। तुम ही चली जाओ उनके पास, यहाँ मन नहीं लग रहा तो। मगर हम नहीं जानते वो शहर में कहाँ रहते हैं, सुरेखा ने कहा। ठीक है, हम अपने आदमियों से पता लगवाते हैं, पंकज का। फिर तुम उसके पास चली जाना, विजय ने आश्वासन देते हुए कहा। आपका बहुत उपकार होगा सर। अरे, ऐसा नहीं कहते। तुम काम करो, हम चलते हैं। विजय अपनी केबिन में आ गया और आदमी को कॉल करके पंकज का पता लगाने को कह दिया। काम करते करते शाम हो गई। सुरेखा ना चाहते हुए भी घर की तरफ लौटने लगी। आज यहाँ पंकज होता तो सब ठीक होता, वो सोच रही थी। कुछ देर में वो घर पहुंची तो घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी और बाहर कुछ लोगों की भीड़ भी थी। वो डरते डरते भीड़ को चीरते हुए अंदर गई। सब लोग उसे ही घूर रहे थे। उसने देखा सासू माँ रोते रोते बार बार बेहोश हो जाती। चाची उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। अंकित भी वहीं बैठा रो रहा था। दोनों ससुर के भी आंखों में आंसू थे। सुरेखा को कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ है। सासू माँ कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। सुरेखा ने चाची से पूछा, क्या हुआ चाची, आप सब ऐसे क्यों रो रहे हैं? चाची चुप रही। भीड़ में से एक महिला निकल कर बोली, देख रहे हो सबके सब कैसी भोली बन रही है। 4 दिन हुए हैं ब्याह करके आए और अपने पति को खा गई कुलक्षणी। क्या कहना चाहती हैं आप? सुरेखा ने पूछा। अरे, मरवा दिया तूने अपने पति को, मर गया वो, हो गई पूरी तेरे मन की मुराद, कलेजे में ठंडक मिल रही होगी ना? दूसरी महिला ने कहा। क्या कह रही हैं आप? होश में तो है ना? हमारे पंकज शहर में हैं और वहीं सही सलामत है, सुरेखा ने कहा। अभी अभी ही शहर से फोन आया था। बताया गया कुछ आदमियों ने पंकज को मारकर फेंक दिया नदी में। अपने स्वार्थ के लिए कोई लड़की इतना गिर जाएगी, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, दूसरी औरत ने ही कहा। सुरेखा जमीन पर गिर गई। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पंकज हमें छोड़कर नहीं जा सकते, सुरेखा चीखी। अरे, यह लड़की कुलक्षणी है, ब्याह करने के लिए अपने पति को मरवा दिया, भीड़ से किसी आदमी ने कहा। सुरेखा ने अपनी निगाहें उठाई। अंकित मुस्कुराया और फिर रोने लगा। हमारे पंकज भैया को खा गई ये डायन। इसके लक्षण पहले से ही खराब थे। हमने देखा है ठाकुर की गोद में बैठकर उससे बातें करते हुए। पंकज भैया जैसे ही गए ये आज़ाद हो गई। इसीलिए ही तो पहले पंकज भैया को अपनी नौकरी के लिए पटाया। भैया शहर चले गए और ये ठाकुर के साथ रोज गुलछरे उड़ाने जाती है उसकी कंपनी। आप ही लोग बताओ, हमारे घर में किस चीज़ की कमी है कि भाभी को काम करने जाना पड़ता है? अरे, हमारे भैया बहुत पैसा भेजते हैं, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है। घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, हमारे भैया को मरवा दिया, घड़ियाली आंसू बहाते हुए अंकित ने कहा। लोगों में सुरेखा के लिए गुस्सा फूट पड़ा। पंकज की माँ उठ खड़ी हुई और सुरेखा को उठाकर उसे 3-4 थप्पड़ मार दिए। क्या मिला हमारे बेटे को मरवा कर?
हमारी कोख सुनी कर दी। एक बार हमको बोलती तुमको ठाकुर से प्रेम है, हम खुद तुम्हारा ब्याह उससे करवा देते। हत्यारिन सासू माँ ने कहा। सुरेखा के अंदर तो पंकज के जाने का गम घिर आया था। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में सोचने की हालत में नहीं थी और वहीं गस खाकर गिर गई। दांत लग गए उसके। अंकित ने उसे देखा तो सोचा इसके दांत नहीं छुड़वाए तो फिर मर जाएगी, क्योंकि कोई तो इसकी मदद करने आएगा नहीं। इसलिए उसके पास गया और उसे कमरे में ले गया। लोगों का हुजूम छट गया। अंकित ने उसके मुंह से उंगली डालकर उसके दांत छुड़वाए। फिर वो अभी भी बेहोश थी। अंकित की माँ ने कहा, क्यों मदद कर रहे हो इसके अंकित, मर जाने दो इसको। नहीं माँ, इसको हमारे भैया की मौत का जवाब देना होगा, इससे पहले नहीं मर सकती है ये, अंकित ने कहा। सब कोई वहां से चला गया। आंगन में ही नीचे पड़ी सुरेखा और अंकित वहीं बैठकर उसके गालों पर उंगलियां चलाने लगा। कितने मुलायम हो तुम, पूरा अंग अंग तराश के बनाया है भगवान ने तुमको। पहली बार तुमको देखा था तुम्हारे गांव में, मगर हम तुम्हारे बारे में माँ को बताते उससे पहले ही पंकज भैया को तुम पसंद आ गई। वो बड़े थे इसलिए सबने उनकी शादी तुमसे करवा दी और हमारा दिल टूट गया। मगर अब नहीं, अब कोई नहीं रोक सक पाएगा तुमको हमारा होने से। तुम भी नहीं सुरेखा। अंकित ने उसके होठों पर उंगली घुमाई कि बादल जोर से गरजा और बारिश आ गई। अंकित अचानक से डर गया। बिजली कड़कने लगी जोर जोर से। न चाहते हुए भी उसे आंगन से हटाकर अंदर जाना पड़ा। उसने उसे वहीं छोड़ दिया ताकि उसे होश आ जाए। दूर से ही उसके भीगे बदन को ताड़ने लगा। इस समय वो लग भी बहुत सुंदर रही थी। मन मचलने लगा था अंकित का। घर वाले गम के मारे कमरे में रो रहे थे। सुरेखा बेहोश थी। उसे अच्छा मौका मिल गया था। उसने सुरेखा को उठाया और अपने कमरे में ले गया। बिस्तर पर रखते ही सुरेखा को होश आ गया, मगर चाची ने अपने बेटे की करतूत के बारे में देख लिया था। अंकित जैसे ही सुरेखा का मुंह बंद करते हुए उसके ऊपर चढ़ा, उसकी माँ ने दरवाजा खोल दिया। वो अपने बेटे को इस अपराध से रोकना चाहती थी। वो एक औरत थी और अपने सामने अपने ही बेटे के हाथों से ये सब नहीं होने देना चाहती थी। वो समझ गई थी ये सब कुछ उसके बेटे ने ही किया है, मगर ममता के आगे उसे बचाने के लिए विवश भी थी। उन्होंने नई कहानी गढ़ दी ताकि उनका बेटा भी बच जाए और सुरेखा भी। सुरेखा यहाँ से चली जाएगी तो अंकित का पागलपन भी शायद खत्म हो जाएगा। अरे कल मुही हमारे बेटे के पीछे पड़ गई तू, शर्म नहीं आती थी ये सब करते हुए। पहले पति को मार दिया, एक तरफ ठाकुर को फंसा रखा है और दूसरी तरफ मेरे बेटे को फंसा दिया, चाची ने चीख चीख कर कहा। घर के सारे लोगों ने तो सुना ही, साथ में पड़ोसी भी दौड़ते हुए वहां आ गए। अंकित सुरेखा से दूर हो गया था। कहानी के इस पार्ट को अभी के लिए यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।